साहिल भाई ऐसा है कि आजकल जो लड़कों को हो रखा है ना, हाँ जी। कि एक तो सबसे ज़्यादा एप्स निकालने की जो होड़ लगी हुई है। श्रेडेड बॉडी बनाने हाँ, में सिक्स श्रेड पैक बॉडी चाहिए। बनाने की जो, हाँ जी। वो ना तो अपनी एज देखते हाँ भाई, जी। कितनी कम एज आपकी है। हाँ जी। ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ में, हाँ जी। लेकिन आज के बच्चों को ना के पास टाइम नहीं है, हर चीज़ उनको जल्दबाजी में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 6 महीने में को सिक्स तो पैक बना उसके दो। लिए वो कोई भी मतलब गलत कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। हाँ जी। दूसरा, वो जो नॉलेज से सोचते हैं कि मैं यही कहूँगा, अगर वो करना चाहते हैं तो वो किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास, सर्टिफाइड के पास जाके हाँ करें। जी। लेकिन नहीं, आजकल क्या हो रहा है, बच्चे यूट्यूब से नॉलेज उठाते हैं। हाँ जी। तो वहीं से पता है उनको ये कटिंग के साल्ट है, ये गेनिंग के साल्ट है, हाँ तो जी। लगा दो। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर 1,000 बंदे गेम कर रहे हैं तो हर एक बंदे की बॉडी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को ये नहीं पता कि किसकी बॉडी क्या सूट करेगी, उसको वही समझ सकता है जिसके अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हो बिल्कुल कि सही बात। आपकी इनकी बॉडी किस हिसाब से चल रही है। हाँ जी। तो एक जो ये खान का जो नॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो हाँ जी। यूट्यूब से मेडिसिन का देखना, गेनिंग का, सप्लीमेंट का। हाँ जी। आप ये देखो, फिलिप है, बिल्कुल। वो आज भी कोच रखता है अपना पास, कोच के अंडर में प्रैक्टिस करता है। हाँ जी। तो इसका मतलब तो इन लड़कों को फिर फिलिप से भी ज़्यादा नॉलेज होगा। तो बिल्कुल मेरा सही कहने का है। मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब से सीख रहे हो कि सीख रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये कि आप उस पर अपना नुकसान कर बैठोगे। Hi guys, I'm Shalendra and today I am going to meet Ram Nivas Malik. Uh, he's a he's a world champion, Mr. World. So चलो मिलवाते हैं आज आपको मिस्टर वर्ल्ड से। तो देखो, जितने जितने टाइटल जितने टाइटल आप सोच सकते हो, जितने टाइटल आप सोच सकते हो चैम्पियनशिप के अंदर, बॉडी बिल्डिंग के अंदर, आज यहाँ से आओ। जितने जितने टाइटल आप सोच सकते हो चैम्पियनशिप के अंदर, जितने टाइटल आप सोच सकते हो बॉडी बिल्डिंग के अंदर, उतने टाइटल्स हैं इनके पास। और बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर हैं ये, इंडिया के टॉप नॉच एथलीट हैं। और आई थिंक शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको बॉडी बिल्डिंग में ना जानता हो। ये एक नाम, राम निवास मलिक, एक ऐसा नाम है जो बहुत फेमस है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड बहुत फेमस है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं इनसे, और आपको आपको बताएंगे कि यार एक बॉडी बिल्डर की लाइफ होती कैसी है, और बॉडी बिल्डर एक्चुअल में करता क्या है। एक एक ऐसी लाइफ जो आपको शायद ऑनलाइन ना मिले, एक ऐसी लाइफ के बारे में आपको बताएंगे जो जो आपको इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेगी, गूगल पे नहीं मिलेगी। तो आज हम आपको बताएंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में, और वो सारे स्ट्रगल्स जो उन्होंने फेस करे हैं। तो ये वो जिम है जहाँ पर वो ज़्यादातर अपना टाइम निकालते हैं, ज़्यादातर अपना वर्कआउट करते हैं। तो आज इस जिम में आकर के, जो कि पानीपत में है, दिल्ली से पानीपत ट्रैवल करा आज हमने 3 साढ़े 3 घंटे लगा करके। और इस जिम में आज हम रामनिवास मलिक भाई से मिलने वाले हैं। तो आज आपको उनसे मिलवाएंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे, कैसे उन्होंने स्टार्ट करा और क्या क्या उन्होंने अभी तक करा है। तो मिलते हैं आज उनके साथ, आइए। सबसे पहले एक्चुअली मेरा क्या था कि मेरा बॉडी बिल्डिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ जी। मैं हम लोग पहले कबड्डी खेलते थे गांव अच्छा। में, सारे जैसे बच्चे इकट्ठे हो गए, कबड्डी खेल ली। तो कबड्डी में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, तो कबड्डी मैंने स्टेट तक कबड्डी खेली है। 2006 में था, जब +2 में था मैं। हाँ जी। तब स्टार्टिंग में हमारे गांव में आए थे अंकुर भैया, अंकुर शर्मा, जो कि मिस्टर इंडिया थे उस टाइम पे, ओके। 2006 में। तो उनको देखकर मैं काफ़ी अट्रैक्टिव हुआ कि यार बंदे की क्या बॉडी है। तो अंकुर अंकुर भैया से आप इंस्पायर हुए कि यार मेरे को भी कुछ बॉडी बिल्डिंग कुछ करना चाहिए। हाँ जी, और ये 2006 की आप बात बता रहे ये हैं। 2006 की मेरी +2 अभी, तभी मैंने ख़त्म नहीं की थी 2006 +2। हाँ जी। तो उसके बाद उनको देख के मैंने भी फिर घर वालों को बोला कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो उस टाइम घर की वो सिचुएशन में नहीं थी, जैसे हम सुनते थे कि भाई इतना खर्च आता है बॉडी बिल्डिंग में, वो सिचुएशन भी नहीं थी। तो जी पापा ने बोला कि अभी रुक जा, सिस्टर थे जो बड़े वाले, तो हाँ जी। उनकी शादी करना एक बार, फिर हाँ चले जी। जाना।
तब तक हमारे को भी यही पता था कि 8-10 हज़ार रुपये मेनली बॉडी बिल्डिंग का खर्च आता है। तो पापा ने बोल दिया कि चले जाना। जैसे ही +2 हुई तो मैं यमुनानगर चला गया गुरबिया के पास तैयारी करने। तो जुलाई अगस्त में मैं गया था और नवंबर एंड में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी थी शरीर। हाँ जी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। शरीर काफ़ी हेल्दी था तब, जब कबड्डी खेलते थे तो इतना मतलब वो नहीं करना पड़ा हाँ जी। कि भाई ज़्यादा ही टॉर्चर करना पड़ा। तो नवंबर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी थी। फर्स्ट मंथ में जैसे मैं गया तो खर्च 8-10 हज़ार रुपये हुआ। तब मैंने सोचा कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तो इस बार खेलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में था फिर। ओके। तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए मैंने बात करी, मगर भैया मुझे यूनिवर्सिटी खेलना है। तो वो तो है कि भाई लेवल जैसा बढ़ेगा तो खर्च तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने पापा से बोला कि पापा ऐसे ऐसे इतना खर्चा आएगा। पापा हंसने लग गए, कह तो रहा कितना कितना खर्चे की बात हुई उस टाइम पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी? मैं घर से तो बोल के गया था कि महीने का आएगा मेरा 8-10 हज़ार 12 हज़ार ठीक तक है, आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलनी पड़ी तब कम से कम उस टाइम पे भी 25-30 थाउजेंड 2006 में 25,000 के आसपास का। हाँ उसमें हमारा। लेकिन उसमें ये भी था ना कि बाहर रहते थे रेंट पे, और डाइट भी थी, सप्लीमेंट भी था, सब था उसमें। तो पापा ने बोला कि यार तू इतना बोल के गया था कि इतना ज़्यादा। मैंने घर वालों को यही बोला कि पापा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अगर मेडल आ जाता है ना तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। मुझे ठीक। मुझे बताया गया था ये चीज़ें, अच्छा। और ये होता भी था। अब भी होता है अब भी होता है हाँ, ऐसा। ऑल इंडिया बेस पे आपको या नेशनल बेस पे आपको जॉब मिलती है। हम्म, तो मैंने 3 महीने तक काफ़ी हार्ड वर्क किया वहीं पे। ओके। तो फर्स्ट टाइम ही मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड आ गया था ये ग्वालियर। ये ग्वालियर में हुआ था, और ग्वालियर। कौन सी ईयर की बात है भाई? ये 2006 नवंबर की बात है। 2006 नवंबर में। 2006 अर्ली 2006 में आपने अंकुर भैया के पास हाँ प्रैक्टिस 2006 में जैसे मान लिया मैंने मार्च में +2 क्लियर की हाँ थी। जी। तो जून जुलाई में मैंने एडमिशन ले लिया था, यमुनानगर ही चला गया था मैं उनके अच्छा। पास। तो जून जुलाई में मैंने एडमिशन ले लिया था। तो उसके 3 महीने बाद ही ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी थी। तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि कंपटीशन काफ़ी टफ था, लेकिन भैया ने तैयारी अच्छी कराई थी। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम ही मेरा गोल्ड आ चुका था। बहुत ही सही है, बहुत हाँ। अच्छी बात है। तो ऐसे करते करते फिर स्टेट खेले, स्टेट में भी चैंपियन रहे, फिर नॉर्थ इंडिया खेले। 4 टाइम मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड रहा है कंटिन्यू। तो ये कौन सी ईयर की बात रही है भाई? ये 6, 7, 8 और 9। 6 7 8 9। हाँ 6 7 8 9 आपका ऑल। 6, 7, 8 में मैं ग्रेजुएशन की मैंने। तो अच्छा। 3 साल मेरा गोल्ड रहा। बहुत फिर ही 2009 में मैंने बीपी एड की। हाँ जी। तो तब भी गोल्ड ही था। और 2009 के बाद मैंने जॉब अप्लाई की। 4 साल तक घर वाले भी कराते रहे। तो 2009 में मैंने जॉब अप्लाई की तो आर्मी में मेरा हुआ। बहुत ही सही। तो आर्मी में भी आपने सर्व करा? हाँ आर्मी में भी? वो उस साल में 21 ईयर का कंप्लीट ही होने वाला था। ओके। तो लास्ट ही चांस था वो। तो वो हुआ मेरा, मतलब सिलेक्शन एक हिसाब से सिलेक्शन हो गया था मेरा। ओके। तो जब ट्रायल होना था तो फाइनल हो ही गया था। हाँ जी। तो मैंने वैसे ज्वाइन नहीं किया था। ओके। तो उसके ज्वाइन ना करने के बाद भैया ने मुझे मना किया कि आर्मी का रहने दे, कि क्योंकि आगे आगे खर्च बढ़ते हैं, और वाकई में बढ़ते ही हैं गेम के। बिल्कुल बिल्कुल। कि गेम के सैलरी खर्च पे बढ़ते हैं। खाली डिपेंड होना तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो वो मैंने छोड़ दी। तो हाँ उसके 2 साल बाद ही फिर 2011 में हाँ जी। रेलवे की ट्रायल थी। ओके। तो फॉर्म निकले हुए थे। तो मैंने पता किया तो कह रहे फॉर्म की डेट तो निकल चुकी है। फॉर्म की डेट निकलने के बाद मैंने उधर कोच से बात की। उनका सर ऐसा समय देखा ना, ओके। कह रहा अगर आप बाय एंड आ सकते हो तो डॉक्यूमेंट दे जाओ अपने। तो मैं कलकत्ता गया। तो आपने कल कलकत्ता जाकर के अपने हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा वहाँ पे कराए? जमा कराए। तो मैं जैसे वापस आया ही था, 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आ गया कि 35 डेज बचे हुए थे कि ट्रायल है। हाँ जी। तो ट्रायल से मैं उस टाइम मेरा वेट भी 107-8 के करीब था, और 85 में मैंने ट्रायल देना था। ओके। तो अब ये देख लो आप, मैंने कितना 20-22 किलो वेट उस टाइम रिड्यूस किया। तो जैसे हम ट्रायल देने गए तो वहाँ पे काफ़ी 7-8 लड़के आए हुए थे। ओके। और उस टाइम एज भी मेरी यही थी 23 साल के आसपास। 23, हाँ इतनी एज थी। तो वो लड़के मैंने जब देखे, 2 वैकेंसी निकली हुई थी वहाँ पे टीसी की। और 2 अप्लाई कितने लोगों ने करा था वहाँ पे? अप्लाई वहाँ पे 8 से 9 लड़के आए हुए थे। अच्छा। और सही बताऊँ तो मैं सारे ही मेरे से तगड़े थे। तो वो बोले, जैसे ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद वहाँ पे अनाउंस हुआ कि
हमने एक ही लड़के को सिलेक्ट किया। अच्छा। तो फिर तो मुझे हो गया, मगर अब तो मेरा नहीं होगा। जब सारे मेरे से अच्छे हैं और उन्होंने एक को ही सिलेक्ट किया है तो नहीं होगा। तो जब उन्होंने बाद में नाम अनाउंस किया कि हमने रामनिवास को सिलेक्ट किया, तो मैं भी हैरान। मैं हैरान इसलिए क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा अच्छे थे। तो ये जो एक्सेप्टेंस थी कि यार एक जगह पे तो मेरे को ना पहले विश्वास नहीं था कि मेरा नाम आएगा, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरा नाम आएगा, और 9-10 लोग आप बता रहे हो वहाँ पर थे ये लड़के, उनमें से एक को सिलेक्ट करा और नाम भी सिर्फ मेरा ही आया, और वो भी स्पेशली वो उस कंडीशन में जो मेरे को लगता है कि सारे मेरे से तगड़े हैं। मैं इसी चीज़ से मैं हैरान था। जब सब चले गए तो मैंने कोच से मिला, जो वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के कोच थे, एन भुनिया सर थे वहाँ। हाँ जी। मैं कहा सर एक्चुअली मुझे ये बताओ आप कि सारे मेरे से तगड़े और फिर भी मतलब मेरा हो गया, वो कैसे? तो सर ने मुझे बताया डीपली, कह रहा इनकी एज डिफरेंस आप देखो, दूसरा इनकी बॉडी देखो, जो ने माल पत्ता जो भी ले रखा है। कह रहा रेलवे क्या देखती है कि रेलवे देखती है कि कम एज का बंदा हो, अच्छा ग्रोथ कर रहा हो, तो रेलवे उस चीज़ को देखती है। रेलवे देखती है अपने अगले मेडल। ये लड़के क्या करेंगे कि 2-3 साल बाद खेल कर अपना जॉब मिल गई, छुट्टी, तो हमें देखना कि हमें लंबे टाइम तक मेडल कौन दे। बिल्कुल। तो भाई अभी भी रेलवे में कुछ ऐसे ही चलता है कि जब जब हायरिंग होती है बॉडी बिल्डर्स की रेलवे में, तो कुछ ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया रहता है कि ऐसा कोई यंग बच्चा जिसने जो रेलवे में क्राइटेरिया है वो है 25 ईयर्स का। ओके। ठीक है, 25 ईयर में आज भी वही चीज़ें हैं कि जो एक रियल चीज़ है, जो जिसमें बच्चे में दिखती है कि ये आगे हमें मेडल देगा, तो रेलवे आज भी उसी को सिलेक्ट करती है। उसी को सिलेक्ट करती है। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे करते करते 5-6 साल मैंने जॉब कर ली। तो करने के बाद अभी 2 साल पहले मैंने इनकम टैक्स में अप्लाई किया था। हाँ जी। तो एज ए इंस्पेक्टर, तो वहाँ पे उन्होंने इंस्पेक्टर ना दे के मुझे टीए दिया, टैक्स असिस्टेंट, लेकिन वो मैंने ज्वाइन नहीं की। तो मेरे रेलवे ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उनकी प्रमोशन भी दिया मुझे बाद में। बहुत ही तो रेलवे हमारे को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। अपना प्रैक्टिस करो, टाइम लो, रेस्ट करो, कंपटीशन खेलो, बस। हाँ, रेलवे का हमारे को बहुत सपोर्ट। बहुत सही भाई जी। ये जो ट्रांजिशन हुई सारी, कबड्डी से आप बॉडी बिल्डिंग में आए, अंकुर भाई ने आपको बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने गाइड करा आपको इसमें। तो जो इनिशियल स्टेज रहती है, इनिशियल स्टेज में हमेशा कहते हैं कि एक ना गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो सही गुरु मिल जाता है ना, और एक सही इंसान मिल जाता है, मेंटोर अगर मिल जाता है, तो आपको वो और ये ना फर्श से उठा करके अर्श तक लेके चला जाता है। तो क्या क्या वो स्टार्टिंग सारी ऐसी कुछ थी क्या? अंकुर भाई वो इंसान थे स्टार्टिंग में क्या था कि देखो, हमें प्रैक्टिस करने का, खेलने का जुनून था ही स्टार्टिंग से ही। हाँ जी। दूसरा हार्ड वर्क था, क्योंकि खेत में भी काम हम काफ़ी करते थे, अपने खेत में काम करते थे, फिर खेलते भी थे। हाँ जी। तो हमें इतना वो फील नहीं हुआ कि भाई एक टॉर्चर होती है बॉडी, वो फील नहीं हुआ। बाकी अंकुर भैया के पास जाने से, वहाँ मैं 5 साल रहा हूँ अंकुर भैया के पास। हाँ जी। तो वहाँ पे मैंने ये लगा लो आप 5 साल के अंदर 2 दिवाली और 1 रक्षाबंधन ही मैंने अपने घर आके मनाया था, नहीं मैं कभी घर पे नहीं आया 5 साल में। हाँ। तो वहाँ पे स्कूल कॉलेज थे, जैसे कॉलेजों की छुट्टी हो जाती थी सारे, क्योंकि एक स्टडी हब था वहाँ पे, तो सब बच्चे अपना छुट्टियों में चले जाते थे, हम फिर भी वहीं रहते थे। पूरा दिन प्रैक्टिस करना, सुबह शाम जो भी हमारा टाइमिंग होता था, डाइट लेना, रेस्ट करना। 5 साल बाद जब मेरी जॉब लगी तो मैं पानीपत आया। उसके बाद अंकुर भैया ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। तो अभी मैं डॉक्टर सोनी सर है, सोनी टुगनेट सर के अंडर में कर रहा हूँ 2015 से। तो हाँ, तो उसके बाद जैसे अब सर के साथ चल रही है, जैसे सर तैयारी करा रहे हैं, तो मतलब मेरे लिए दोनों ही गुरु ऐसे हैं कि अगर ये ना होते तो मैं शायद यहाँ पे ना होता। दोनों ही मुझे एक अपने बच्चे की तरह हैंडल करते हैं। आज भी दोनों ही वाले बात होती है, दोनों ही वाले, मैं तो दोनों को अपना गुरु मानता हूँ, और उनके बगैर कुछ नहीं था। तो भाई देखो, देखने वाली और सीखने वाली बात ना ये है कि इंसान को बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं और ऐसे मेंटोर्स मिलते हैं जिनको हम एक्चुअल में गुरु बोल पाएँ, और उनका होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। उनको वो ड्यू जो रिस्पेक्ट होती है वो ऐसे ही दी जाती है जब उनके बारे में हम लोगों को बताएं कि यार उन्होंने मुझे आज बनाया है, उनकी वजह से आज मैं हूँ। तो रामनिवास भाई के बिहाफ पर भी और रामनिवास भाई की तरफ से भी तो थैंक यू सोम सर और अंकुर भाई, आपने भाई को इतना प्रैक्टिस कराया, और आई थिंक आप आज भी आप उनको उतना ही सपोर्ट करते हैं। तो भाई ये जो सारी ट्रांजिशन रही, आप बॉडी बिल्डिंग में भी आए, तो जब आपने मिस्टर इंडिया, एक चीज़ और पूछूंगा भाई इससे पहले, जब आपने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जब आपका मेडल आया, आई थिंक एक मेडल आना और गोल्ड मेडल आना और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पर मेडल आना
इनिशियल स्टेज आई थिंक आप कॉलेज में कुछ 18-19 ईयर्स के आसपास आपका मेडल आया होगा वो शायद 17 के बाद हम कॉलेज में गए 18 या 19 के आसपास। तो वो फर्स्ट रिएक्शन कैसा था जब स्टेज पे पहला मेडल आया, और दूसरा रिएक्शन तब जब आप मिस्टर वर्ल्ड बने आई थिंक 2014 में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2014 में आप मिस्टर वर्ल्ड बने थे। तो वो रिएक्शन, और जब आपने जो घर पे बताया कि यार आज मैं मिस्टर वर्ल्ड बन गया हूँ, आज मुझे मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल मिल गया है, तो वो चीज़ें कैसे एक्सेप्ट हुई और कैसे, मतलब वो रिएक्शन क्या था? ऐसा साहिल भाई 2 बार हुआ मेरे साथ। एक बार हाँ तो जी। जब मैं यूनिवर्सिटी बना हाँ जी। 2006 में, तब मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने नाम सुने थे उस टाइम। उससे पहले अंकुर भैया यूनिवर्सिटी खेलते थे, हाँ जी। एक वसीम भाई है दिल्ली से, ये इस टाइप मतलब सारे हाँ जी। बॉडी बिल्डर थे, तगड़े थे सारे। हाँ जी। तो मुझे ये लगता था कि भाई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वाकई में तगड़ा है, और वाकई में था भी, कंपटीशन काफ़ी तगड़ा था। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा मेडल आया, मतलब मैं यहाँ से ये सोच के आया था यार चाहे थर्ड आ जाए, क्योंकि मैंने घर पे ये बोल रखा था मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मिलने से, मेडल आने से तो गवर्नमेंट जॉब के गवर्नमेंट लिए जॉब का कुछ हो जाता है। हाँ, हाँ जी। तो इसलिए घर वाले वो खर्च कर रहे थे, और वो भी कहीं अपनी जगह पे ठीक थे कि वो भाई एक्सपेक्टेशन हो गई थी हाँ, उनकी, बिल्कुल। तो मेरे लिए भी वहाँ पे मेडल लाना एक ज़रूरी हो गया था। लेकिन जब मेरा मेडल आया, मैंने सबसे पहले घर पे फ़ोन किया। अंकुर भैया मेरे साथ ही गए थे उस टाइम पे हाँ जी। यूनिवर्सिटी कंपटीशन में। ओके। तो घर पे बताया तो घर वालों को भी काफ़ी वो हो रहा, खुशी हुई। तो उसके बाद फिर कभी भी पापा ने या कभी भी जब मैंने, उसके बाद खर्चा बढ़ा भी है, 30, 40, 50 तक भी खर्चा गया है हमारा। 50,000 पर मंथ? हाँ, उस टाइम काफ़ी, क्योंकि कंपटीशन इतने होने लगे थे। बिल्कुल। तो पापा ने कभी मेरे को ऐसा नहीं बोला कि चप्पल, मुझे नहीं पता वो कहाँ से लाए कहाँ से नहीं लाए, लेकिन जो घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, शायद ही कोई माँ बाप करता हो। कोई मैसेज? मैसेज यही है कि अगर आप कोई गेम कर रहे हो या किसी भी मान लो एक फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो एक उसको ये सोच के नहीं चलना कि भाई मैंने ये करना है कि मुझे आगे तक जाना है, मुझे मेडल लेना है। उसके पीछे आप अपने बैकग्राउंड, जैसे अपने फादर को, अपनी फैमिली की सिचुएशन भी देखो कि भाई हमारी फैमिली हमारे को कैसे, क्योंकि जब भी आप सही ट्रैक पे जाओगे तो आपको कोई ना कोई भटकाने वाला ज़रूर मिलेगा। तो उस टाइम पे मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार अपनी फैमिली की तरफ देखो कि वो आपको कैसे सपोर्ट कर रही है, आपको कैसे हेल्प कर रही है, तो शायद आप अच्छा कर पाओगे। तो देखो गाइस, वही है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा देखना पड़ेगा, अपने फैमिली को भी देखना पड़ेगा, और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर पा रही नहीं कर पा रही, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 50,000 महीने का आपका खर्चा होता है उस टाइम पर। बहुत, आई थिंक बहुत सारे लोग, तो आई थिंक 50,000 महीना खर्च करना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है आई थिंक। तो भाई एक ये जो चीज़ मैंने भी आपसे पूछी थी कि जब आपको, जब फर्स्ट टाइम जब मिस्टर वर्ल्ड जब आप बने, हाँ, वही तो बात, वो कैसा था, मतलब? वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। 2009 के बाद जैसे यूनिवर्सिटी कंपटीशन ख़त्म हो चुके थे, हाँ जी। तो मैंने बीच में कोई कंपटीशन नहीं किया ओके। 2014 तक। तो 2009 से 2014 तक कोई कंपटीशन कोई नहीं? कंपटीशन नहीं किया, बस बीच में जो स्टेट हो गया, ये हो गया, ये तो खेल लिए, नेशनल तक नहीं किया मैंने। तो क्या मैं ये मान लूँ कि आप 2009 से लेके 2014 तक मिस्टर वर्ल्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे और बिल्कुल साइलेंट होकर के कर रहे थे, ताकि एकदम से 2014 मिस्टर वर्ल्ड? हाँ, ये आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने कभी भी बीच में वर्कआउट ड्रॉप नहीं किया अपना, हाँ जी। कंटिन्यू मेरा वर्कआउट चल रहा था। हाँ जी। लेकिन जो मैंने फर्स्ट टाइम पहले खेला, मैंने नेशनल नेशनल जो मैंने रेलवे की तरफ से खेला 2014 में पहली बार। तो जैसे ही मैं नेशनल गया तो नेशनल का सुन रखा था कि भाई नेशनल इतना तगड़ा होता है, तो वहाँ भी मैं ये सोच के ही गया था। हाँ जी। मैं कहा यार रेलवे में तो मेडल आ गया, क्योंकि हमारा पहले रेलवे होता है, हाँ जी। हाँ उसके जी। बाद हमारी टीम बनती है तो नेशनल के लिए जाती है। बिल्कुल। मैं कहा यार बेस्ट 5 में आ जाए नेशनल में, क्योंकि फर्स्ट नेशनल था मेरा। बिल्कुल। और ये अब आप हिसाब लगा सकते हो, जैसे संग्राम भैया हैं, मुरली सर हाँ हैं, जी। ये सारे प्लेयर होते हैं। सारे टॉप नॉच हाँ, एथलीट्स उस हैं टाइम भी इंडिया थे के। सारे। हाँ जी। तो उस टाइम कंपटीशन हुआ तो माइंड में यही था कि भाई एक बार 5 में आ जाए कि तो बहुत है, कि नेशनल में 5 में आना फर्स्ट टाइम में ही। तो जैसे ही मैंने कंप्लीट किया अपने वेट में, तो प्री जजिंग हुई थी, मुझे इतना नहीं पता था। तो मैं रूम पे आ गया प्री जजिंग करके, हाँ जी। तो सारे रेलवे के कोच मतलब हमारे रूम में आ गए। हाँ जी। कह रहा राम, कह रहा वो फाइट दे रहा है अच्छा। गोल्ड के लिए। मैं खुद हैरान, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ वो चीज़ की नेशनल में ये चीज़ हो रही है। तो अगले दिन मेरा 90 केजी में गोल्ड आया। तो 90 केजी में गोल्ड आने के बाद फिर ओवरऑल के लिए फ़ाइट हुई, टाइटल के लिए। हाँ जी। ओवरऑल के लिए मेरी फ़ाइट हुई मुरली सर से। मुरली सर से? हाँ,
काफ़ी तगड़े रहे हैं मुरली सर, थे भी और अभी भी हैं। हाँ जी। तो उनसे फाइट हुई, बने मुरली सर ही थे। हाँ जी। लेकिन वो एक मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि नेशनल में गोल्ड निकालना मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी वो थी। उसके बाद फिर दिसंबर में 2014 में ही मिस्टर वर्ल्ड हुआ। मिस्टर वर्ल्ड उस टाइम मुंबई में हुआ था। वर्ल्ड में मेरा उस टाइम ब्रोंज मेडल आया था। तो काफ़ी खुशी होती है भाई, एक जो कंपटीशन में आप फिफ्थ में 5 बंदों में एक्सपर्ट कर रहे होते कि भाई मैं 5 में आ जाऊँ और उसमें गोल्ड निकालना, तो आप समझ सकते हो कैसे बहुत खुशी। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो काफ़ी अच्छा था। फिर तो कंटिन्यू डॉक्टर सोम सर थे गुरु जी, उनके स्पोर्ट से भी तो अपना फिर बढ़ते ही चले गए। 2014 में तलवरकर हुआ। हाँ जी। तलवरकर कंपटीशन में क्या होता है कि 30 बंदे ऑल ओवर इंडिया से वो बुलाते हैं Okay. सेलेक्टिव। तो उसमें भी पता मैं यही सोच के गया था कि उसमें 10 इनाम होते हैं। हाँ जी। मैं 5 3 2 1 मतलब 10th का भी 50,000 समथिंग कुछ होता है। ओके। मगर यार और फर्स्ट का कितना आता है भाई उसमें? 5 लाख फर्स्ट को 5 लाख मिलता है। हाँ, और 10th को भी, उसको भी 50,000 50,000 आसपास भी मिलता है। मिलते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि एक तो हमारी जो फेडरेशन है IBBF, हाँ जी। उसमें जो चेतन बठारे सर हैं हाँ जी। और प्रेमचंद डोगरा सर, तलवरकर सर, ये एक गेम को उन्होंने इतने अचीव किया गेम को कि ऊपर तक उठा के लेके गए हैं ऊपर कि तक आप उठा के हाँ बनाया उसको हाँ, गेम। तो आप सोच रहे। और जो तलवरकर सर है हाँ जी। वो इतने नाइस पर्सन है। ऐसे ऐसे कंपटीशन उन्होंने कराए हैं बच्चों का, 5 स्टार का रहने का, आने जाने का, और अच्छे मतलब कैश प्राइज उन्होंने दिए हैं। बहुत ही सही। तो जैसे ही कंपटीशन हुआ तो यही सोच के गए थे कि यार 10th में भी आ जाए, 50,000 तो है। तो वहाँ पे मैं कलरिंग कर रहा था। तो कलरिंग करते करते एक लड़का आया मेरे पास, वो भी खेल ही रहा था। मेरे पास आके बोला कि भैया 10 में तो आप आ जाओ। उसकी वही बात मुझे अच्छी लगी कि यार चलो 10 में तो है। लेकिन जब अगले दिन फाइट हुई वहाँ पे मेरा टाइटल आ गया, तो ओवरऑल मैं बना। हाँ जी। तो उसके बाद तो फिर ऐसे ही अगला मैंने वो स्किप कर दिया था। 2016 का इंडिया हाँ था, जी। फिर 17 में खेला, 18 में बना मैं। तो ऐसे चलते ही रहा। तो भाई एक चीज़ और पूछूंगा इस पे। इतने सारे मेडल्स हैं, फर्स्ट मेडल भी आपको, ये आपका फर्स्ट मेडल यूनिवर्सिटी से आया, गवर्नमेंट जॉब भी आपकी लग गई। एक आई थिंक जो जो पेरेंट्स का, जो माता पिता का जो एक सपना था कि यार जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको प्रिपेयर कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको इतना सपोर्ट करा कि यार यूनिवर्सिटी में मेडल आ जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब लगने की पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो मेडल आया, गवर्नमेंट जॉब लगी, मिस्टर वर्ल्ड के टाइटल्स भी आए। इस पर घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा था? क्योंकि अभी तक घर वाले ये सोच रहे थे कि यार बेटे की ना गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। क्योंकि अक्सर होता क्या, हमारे गांव में भी क्या होता है कि अगर कोई मेडल वगैरह किसी का आता है ना, तो गांव के बाहर से मतलब एयरपोर्ट तक लोग लेने के लिए आ जाते हैं और वो सब कुछ चलता है ऐसा गांव में पूरे घुमाते हैं। ऐसा कुछ था उस टाइम पे, ऐसा कुछ था? जब मेरा अभी वर्ल्ड में मेडल आया हाँ जी। और 2018 में जब मैं मिस इंडिया बना। मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, मैं वो सेलिब्रेशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हाँ हूँ जी। आपको। मैंने वहाँ से फ़ोन किया हाँ गांव जी। में लड़कों के पास जो दोस्त थे हाँ जी। तो मैं ऐसे ऐसे मेडल आया। तो मतलब इन्होंने इतना मतलब अच्छा अरेंजमेंट किया था हाँ जी। कि यहाँ से हमारे गांव से लेके कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर तक हाँ जी। इतनी गाड़ियाँ, इतने बच्चे थे कि मतलब 2-2.5 घंटे तक नेशनल NH1 मतलब जाम रहा था उस टाइम। क्योंकि जो हमारा हीरो आया था। हाँ, क्योंकि गांव वालों की भी मुझे काफ़ी सपोर्ट में है। हाँ जी। और सारे बच्चे साथ देते हैं। हाँ जी। कहना भी मान, जो छोटे बच्चे हैं वो हाँ कहना जी। भी मानते हैं। तो गांव वालों का और घर वालों का हाँ जी। एक्सप्रेशन। अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही सही है भाई, बहुत सही है। तो भाई एक चीज़ और पूछूंगा, अगर अगर मान लेते हैं अगर कोई, क्योंकि अब अगर देखा जाए जिस टाइम पे आपने स्टार्ट करा था और जिस बैकग्राउंड से पानीपत, आई थिंक आज पानीपत बहुत डेवलप हो चुका है। आज हम आपके पास यहाँ पे आपके पास जिम में है, बहुत डेवलप हो चुका है। और आई थिंक ये जिम जिसमें हम अभी हैं, इसमें वो सारी चीज़ें जो शायद हमें दिल्ली में भी ना मिले। तो उस टाइम के पानीपत के जिम में और आज के पानीपत के जिम में तो डिफरेंस हम देख सकते हैं, पर आपका क्या एक्सपीरियंस है उस टाइम? क्योंकि उस टाइम पे वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, तो आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे करा? एक तो आप जामनगर चले गए थे अंकुर भाई के पास, यमुनानगर, यमुनानगर चले गए थे आप उनके पास। जब हम यमुनानगर गए थे तो हाँ जी। अभी तो मतलब अभी जो बच्चे हैं उनके लिए तो मैं ये मानता हूँ हाँ ये जी। सौरभ के समान है कि हाँ जो जी। उनको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, हाँ जी। एडवांस मशीनें मिल रही हैं, हाँ जी। AC फैसिलिटी मिल रही है। उस टाइम क्या होता था कि जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे हाँ जी। वो अंकुर भैया के घर में ही करते थे हम प्रैक्टिस। हाँ जी। वो हमारे पास सिर्फ इतना ही सामान था कि सिर्फ 2 कमरों में जिम का सामान रखा है
और वहीं पे अंकुर भैया मिस्टर इंडिया बने हैं, मिस्टर वर्ल्ड बने हैं, और वहाँ वहीं से हम मिस्टर इंडिया बने, मिस्टर वर्ल्ड बने। हमारे पास मशीनें नहीं होती थी इतनी, गिनी चुनी 2-3 मशीनें ही होती थी। हमारे पास रहता था सारा फ्री वेट। ओके। तो फ्री वेट पे हम वर्कआउट करते थे। हाँ जी। और आज भी मैं तो देख यही पसंद करता हूँ कि फ्री वेट से वर्कआउट करना। बिल्कुल। और लेकिन जो हम आज का सिचुएशन देखें, आज उस टाइम में अगर फ़र्क देखें, तो आप ये लगा लो कि दिन रात का फ़र्क है इसके अंदर, हाँ जी। कि जो आज एडवांस मशीन है बच्चों के लिए। और दूसरी बात, हमारे को जब मैं यमुनानगर रहता था, 4 से 5 किलोमीटर जाना पड़ता था प्रैक्टिस करने के प्रैक्टिस लिए। करने के लिए। हाँ, साइकिल होती थी मेरे हाँ पास जी। उस टाइम। साइकिल भी मैंने उस टाइम 250 रुपये की साइकिल ली थी, पुरानी एटलस। तो उससे मैं प्रैक्टिस करने जाता था, और 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर कम से कम 3-4 बार उसकी चैन उतरती थी। तो जब तक मैं प्रैक्टिस करने जाता तो सारे हाथ गंदे, जाके अपना रेडी होके तो भाई वर्कआउट। आपने साइकिल चलाई और अभी क्या चलाते हो आप? उसके बारे में प्लीज बताइए थोड़ा सा। बस कुछ नहीं, अब तो बस अपन गाड़ी है अपने पास, तो भगवान की दया से, तो भाइयों साइकिल का से प्यार गाड़ी से। तक का सफर बहुत ही सुहाना रहा है। हाँ। बहुत सारे मेडल्स आए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी रही हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस आए हैं। बहुत ही सही भाई। तो भाई एक चीज़ और पूछूंगा इस पर, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को मिस्टर वर्ल्ड के लिए, मिस्टर इंडिया के लिए, तो क्या फोकस क्या रहता था कि यार मेरे को ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है? मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मिस्टर इंडिया की बात कर रहा हूँ। जब अपने आप को प्रिपेयर करा, तो गाइस जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना माने कि अगर आप मिस्टर इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज भाई ने करी है वो एक्सरसाइज आपको करनी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है, हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। हो सकता है जो एक्सरसाइज भाई करते हो सकता है आपको शायद आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करे। तो भाई आप कैसे प्रिपेयर करते थे अपने आप को? हम जब कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते थे तो हमारा टाइमिंग सवेरे रहता था 7 बजे। हाँ जी। सुबह का वर्कआउट होता था हमारा 7 से 10। हाँ जी। उसके बाद हमारा जो भी डाइट शेड्यूल रहता है, पूरा हर 2 घंटे बाद का डाइट। हाँ जी। जो मेन होता था हमारा शाम का वर्कआउट। शाम का वर्कआउट हमारा 8 बजे 8:30 बजे के बाद शुरू होता था। हाँ जी। तो उसमें 2 घंटे लग जाते थे। तो मान लें 10:30 बजे हमारा वर्कआउट ख़त्म हुआ, तो हम क्या करते, वहाँ जिम से साइकिल उठाते, हाँ जी। तो फिर रूम पे आना। रूम पे आके फिर उस टाइम पे जैसे इतना नहीं होता था कि बर्नर वगैरह, क्योंकि बजट ही कम होता था। बिल्कुल बिल्कुल समझ तो रहा हूँ। कॉफ़ी पीने आना है भाई, रूम पे जाके हम कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी पी के हम फिर 2 किलोमीटर दोबारा, ग्राउंड होता था एक जिंदल पार्क यमुनानगर में, हाँ जी। वहाँ पे जाते थे। और हमारे को वहाँ पे जाने में लगभग 11:30 के आसपास टाइम हो जाता था। हाँ जी। 11:30 से 12:30 तक हमारा वर्कआउट होता था, रनिंग वगैरह जो हम हाँ जी। कार्डियो करते थे, हाँ जी। और पेट की एक्सरसाइज है। हाँ जी। उसके बाद रिलैक्स करके थोड़ा हम रात को 1:30 से 2 बजे घर पे आते थे। और सुबह स्टार्ट होता था आपका सब कुछ? सुबह 7 बजे फिर स्टार्ट होता था। रात को 1:30 से 2 बजे घर आते। कई बार तो हुआ कि पुलिस वालों ने पकड़ा है, तो फिर वहाँ पे भैया ने उनसे बात करके, भाई जो वहाँ के इंचार्ज वगैरह थे, तो उन्होंने लेटर पैड पे हमारे को लिख के दे दिया था कि इनका कंपटीशन की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो इनको मत रोको। और हमारा टाइमिंग ये होता था कि रात को 8:30 बजे शुरू होता था, हाँ जी। और 1 बजे तक, एक इसमें बजे 1 तक। घंटा तो हमारा आने जाने में साइकिलिंग, बिल्कुल। कार्डियो हमारी साइकिलिंग में भी होती थी, और हमें रनिंग भी करनी पड़ती थी। अच्छा। तो हमारा ये वर्कआउट रहता था कि रात 1:30 बजे तक हमें वर्कआउट करना, फिर आके डाइट लेके सो जाना, सुबह फिर 7 बजे उठ के जाना, फिर पूरा दिन रेस्ट रहता था हमारा। तो उसके लिए एक अलग से ही रूटीन बनना पड़ता है। जब आपका मान लें कोई कंपटीशन आ जाता है, मेन कंपटीशन आप खेलते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको फैमिली से भी थोड़ा दूर हट जाना पड़ता है, कि भाई आप ना तो उस टाइम फैमिली को टाइम दे पाओगे, क्योंकि आपका सारा फोकस आपके गेम की तरफ रहता है। बिल्कुल। आपका डाइट कैसे लेनी है, आपको हाँ जी। वर्कआउट कैसे करना है, दिन का शेड्यूल का क्या क्या करना है, ट्रेनिंग का कई चीज़ें होती हैं, संवाद वगैरह, हाँ जी। तो आपको कैसे क्या करना। तो उस चीज़ों पे तो फिर आपको अपना हट के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपना सर्कल भी थोड़ा छोड़ना पड़ता है उस टाइम पे। बिल्कुल। और उस टाइम पे मैं मैं वैसे दिल्ली रहता हूँ। हाँ जी। जब मुझे प्रैक्टिस करनी होती है, हाँ गेम जी। मेरा आ जाता है, तो फैमिली मेरी दिल्ली रहती है, मैं हाँ जी। पानीपत आके ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो 2-3 महीने फैमिली से भी दूर रहना, सर्कल जो हमारा यार दोस्तों का सर्कल होता है उससे भी दूर रहना। आई थिंक वो जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, या मैं बोलूँ किसी चीज़ के लिए, किसी बड़ी चीज़ के लिए हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, वो फोकस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आई थिंक जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं या कहीं ना कहीं फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे मैं भी अभी, मेरा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मैं एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मुझे पता है जब मैं घर से अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे घर से काम करने में बहुत सारे ऐसे घर के भी काम आ जाते हैं कि भाई ये भी ऐसा भी कुछ करना है, या बाहर से कुछ सामान लेकर के आना है। तो वो कहीं ना कहीं वो ऑफिस का काम हट जाता है, पूरा फोकस नहीं हो पाता।
आई थिंक जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते थे अपने आप को किसी गेम के लिए, तो फोकस के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों से डिटैचमेंट होना थोड़ा ज़रूरी है। करेक्ट में सुन रहा हूँ भाई? वो साहिल भाई ऐसे है, वो मैं जो मेरा मानना है कि भाई हाँ जी। मैं वहाँ से यहाँ आ जाता हूँ। हाँ जी। बाकी जो मेरी फैमिली है, हाँ जी। मेरे माता पिता वाइफ मुझे इतना सपोर्ट करती है हाँ जी। कि उस टाइम पे मेरे को कोई बोलता ही नहीं कुछ काम करने के लिए कि घर का काम कर लो, डाइट मेरी कैसे रखनी है, डाइट हाँ मुझे जी। रेडी मिलेगी। उस टाइम मतलब ये करता है, मतलब कंपटीशन मेरा नहीं, घर वालों का होता है खाने का, कि भाई अगर इसको ये चीज़ नहीं खानी तो वो चीज़ घर पे भी नहीं आएगी 3 महीने। और उस टाइम पर ही चाहिए एक स्पेसिफिक डाइट। हाँ, डाइट तो मुझे देंगे ही देंगे, जो मेरी हाँ जी। डाइट बनती है, जो उनका खाने का मन है ना, हाँ जी। तो वो भी मेरे सामने उस टाइम पे 3 महीने 4 महीने जो भी हमारा कंपटीशन टाइम हाँ कट जी। जाता है, उसके बीच में वो घर वाले भी मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं कि अगर हम लेके आएंगे तो इसका भी मन करेगा। तो भाई आप क्या लेते हो जिस टाइम आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो? उस टाइम मेरा क्या सारा लेते बॉइल्ड चलता है, हो? हाँ जी। बॉइल्ड चिकन, हाँ जी। एग्स वगैरह, हाँ ओट्स जी। वगैरह, राइस। तो मैं थोड़ी प्रोटीन बेस्ड डाइट हाँ जी। ज़्यादा रखता हूँ, कार्ब कम ही रखता हूँ उस टाइम पे। तो ऐसे नॉर्मली डाइट रहता ऐसे नॉर्मल डाइट रहता है, बहुत सही भाई जी। जितना आपको वो आगे लेकर के जा पाते हैं, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। हर एक हो सकता है शायद जो चीज़ मुझे सपोर्ट करी हो सकता है शायद किसी और को सपोर्ट ना करे, या जो चीज़ आप ले रहे हो शायद हो सकता है अगर मैं वो चीज़ मैं लेने लगूँ तो शायद हो सकता है मेरी बॉडी उस पर साइड इफेक्ट दिखा दे। तो तो आपका आपका क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों को लेकर? क्योंकि मैंने ना आपके कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें आपने क्या, मैं इनफैक्ट वो भी ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, जितने भी हम अभी एथलीट से मिले हैं, चाहे वो ओलंपिक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर ओलंपिक के लिए, चाहे वो डेडलिफ्ट में मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर चैम्प बन चुके हैं वो लोग, उन सब लोगों का एक ऐसा ओपिनियन है कि यार अगर आपको सप्लीमेंट्स लेना भी है ना, तो आप सप्लीमेंट्स उस टाइम पे लो जब आप किसी कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अगर आपको लेना भी है तो एक एक्सपर्ट के साथ ही लो, अपने आप से डॉक्टर ना बनो। क्योंकि ये चीज़ें जितना फ़ायदा देती हैं, अगर आपके पास एक एक्सपर्ट नहीं होगा तो शायद हो सकता है कि आप वो अच्छे से ना ले पाओ जैसे आपको लेना चाहिए, तो उसका कहीं ना कुछ साइड इफेक्ट भी आ जाता है। तो भाई आपका आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या सजेशन दोगे आप न्यू जनरेशन को इसके लिए? है। साहिल भाई ऐसा है कि आजकल जो लड़कों को हो रखा है ना, हाँ जी। कि एक तो सबसे ज़्यादा एप्स निकालने की जो होड़ लगी हुई है, श्रेडेड बॉडी बनाने हाँ, में, सिक्स स्ट्रेट पैक बॉडी चाहिए। बनाने की जो, हाँ जी। वो ना तो अपनी एज देखते हाँ भाई जी। कितनी कम एज आपकी है। हाँ जी। ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ में, हाँ जी। लेकिन आज के बच्चों को ना के पास टाइम नहीं है, हर चीज़ उनको जल्दबाजी में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 6 महीने में कुछ सिक्स तो पैक बना उसके दें। लिए वो कोई भी मतलब गलत कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। हाँ जी। दूसरा, वो जो नॉलेज से सोचते हैं कि मैं यही कहूँगा, अगर वो करना चाहते हैं तो वो किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास, सर्टिफाइड के पास जाके हाँ करें। जी। लेकिन नहीं, आजकल क्या हो रहा है, बच्चे यूट्यूब से नॉलेज उठाते हैं, हाँ जी। तो वहीं से पता है उनको ये कटिंग के साल्ट हैं, ये गेनिंग के साल्ट हाँ हैं, जी। तो लगा दो। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर 1,000 बंदे गेम कर रहे हैं तो हर एक बंदे की बॉडी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को ये नहीं पता कि किसकी बॉडी क्या सूट करेगी, उसको वही समझ सकता है जिसके अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हो बिल्कुल कि सही बात आपकी इनकी बॉडी किस हिसाब से चल रही है। है। हाँ जी। तो एक जो ये खान का जो नॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो हाँ जी। यूट्यूब से मेडिसिन का देखना, गेनिंग का, सप्लीमेंट का, हाँ जी। आप ये देखो फिलिप है, बिल्कुल। वो आज भी कोच रखता है अपना पास, कोच के अंडर में प्रैक्टिस करता है। हाँ जी। तो इसका मतलब तो इन लड़कों को फिर फिलिप से भी ज़्यादा नॉलेज होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब से सीख रहे हो कि सीख रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये कि आप उस पर अपना नुकसान कर बैठोगे। सबसे मेन जो हमारी बॉडी में होता है ना, वो होता है टेस्टोस्टेरोन, हाँ जी। जिसके बेस पे हमारी ग्रोथ आगे चलती है। बिल्कुल। और हमारी बॉडी 25 ईयर 28-30 तक मतलब टेस्टोस्टेरोन बनाती है, आप नेचुरल बूस्ट कर सकते हो। हाँ जी। लेकिन नहीं, बच्चों को क्या है कि जल्दबाजी में करने के लिए हाँ जी। अब ये लो अब ये लो, हाँ जी। लेकिन उसका आगे जाके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। बिल्कुल। अगर आपको गेम नहीं करना तो मैं आप लोगों को इस चीज़ की सलाह नहीं दूंगा हाँ जी। कि आप एक दिखने के लिए हाँ जी। आप तैयार हो जाओगे, आपकी बॉडी एक अच्छी दिखने लग जाएगी, लेकिन वो अच्छी तब तक दिखेगी जब तक आप ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। लॉन्ग टाइम अगर आप लोगे तो वो ऑर्गन में इफेक्ट करेगी। बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। आप उसको छोड़ दोगे तो आप डाउन हो जाओगे। हाँ जी। जब आप डाउन हो जाओगे तो लोग आपको, वही लोग ये बोलेंगे यार क्या बात है, तो खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी आपको सुनी नहीं जाएगी, आप फिर लोगे, हाँ जी। तो आप नुकसान किसका कर रहे हो? अपना, अपना नुकसान कर लेंगे। अपने शरीर का, अपने बॉडी का। अगर आप गेम नहीं कर रहे तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई भी
स्टेरॉइड या कुछ भी आप यूज करो। अगर आप गेम कर रहे हो तब भी मैं आपको यही कहूँगा कि एक 25-26 ईयर तक आप नेचुरल आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, आप उससे ग्रोथ करो। बिल्कुल। फूड सप्लीमेंट आप ले सकते हो, नॉट एनाबॉलिक सप्लीमेंट आप ले सकते हो, हाँ जी। तो आप उससे तैयारी करो। जब आपको ये लगे कि मुझे ये कंपटीशन खेलना है, एक हाँ जी। वे में, अच्छे वे में आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल। तो आप अच्छी गाइडेंस में रह के वो यूज करो। ठीक ठीक। तो गाइस आई एम श्योर एक एक्सपर्ट से अच्छा कोई नहीं बता सकता, और टॉप नॉच एथलीट है रामनिवास मलिक भाई। इंडिया में आई थिंक शायद ही कोई ऐसा होगा बॉडी बिल्डिंग में जो इनको ना जानता हो। तो गाइज इनकी बात ज़रूर सुने, इनकी बात ज़रूर माने। जब तक कोई आप कंपटीशन नहीं कर रहे हैं उससे पहले इन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर फिर भी अगर बॉडी बनानी है तो एक एक्सपर्ट के पास बैठें, उनसे सीखें, उनसे बात करें, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी अलग है। मेरी बॉडी अलग है, भाई की बॉडी अलग है, और सबकी बॉडी अलग है। तो हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, और वो चीज़ें आपको एक एक्सपर्ट ही बता पाएगा। भाई अभी कुछ दिनों पहले ना मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा इनका, ये भी बहुत टॉप नॉच कोच है इंडिया में। इन्होंने इनका कुछ ऐसा कहना था कि यार जब मैं अपने पास किसी को बुलाता हूँ ना ट्रेनिंग के लिए, तो मेरे को उसकी बॉडी को समझने में कम से कम 6 महीना लग जाता है। क्योंकि जब लड़के आते हैं, जब न्यू जनरेशन आती है, वो कहते हैं चार, जैसा भी आपने बताया कि श्रेडिड बॉडी बनानी है, 4 महीने 6 महीने मेरे को 6 पैक ऐप चाहिए, और मेरे को बता दो गुरुजी मेरे को क्या करना है, क्या डाइट लेनी है, क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो उनका भी कुछ ऐसे ही कहना था कि यार कम से कम 6 महीने तो मेरे को शरीर समझने में लग जाता है कि आपकी बॉडी किस एक्सरसाइज को कैसे रिएक्ट कर रही है। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ रहता है भाई। साहिल भाई, जैसे आप बता रहे हो ना कि बॉडी को 6 महीने समझने में लग जाते हाँ हैं, जी। आप तो बॉडी की बात कर रहे हो। हाँ जी। अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप एक जिम से दूसरे जिम में जाते हो, हाँ जी। तो जो आप वर्कआउट करें, चाहे आप कितने भी पुराने प्लेयर क्यों ना, हाँ जी। अगर आप एक जिम से दूसरे जिम में जाते हो ना, हाँ जी। तो उस जिम की आदत होने में, वेट डंबल का पता लगने में, रोड हाँ का जी। हिसाब आने, मशीनों की टेक्निक का पता लगने में 1 महीना लग जाता कम से कम है। एक महीना अच्छे लग जाता बंदे को जिसको नॉलेज है इन चीज़ों का, है। हाँ जी। दूसरे जिम में एडजस्ट होने में 1 महीना लग जाता है। तो ये तो शरीर की बात है। बिल्कुल। तो नॉर्मल है कि जब तक मान लिया आपका कोच आपके पास है, हाँ वो जी। जब तक वो आपकी बॉडी का अप डाउन नहीं देखेगा, बिल्कुल। क्योंकि मान ले जो भी आपकी वो कटिंग फेस करा रहा है, गेनिंग हाँ फेस जी। करा रहा है, आपको क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या कम बिल्कुल। करना है, तो नॉर्मल है कि इतना टाइम आपका लग जाता है, 5 से 6। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आई थिंक 5 से 6 महीने लग जाते हैं। भाई एक सवाल पूछूंगा, ये हमारा सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है। लोगों ने बहुत बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं आपके बारे में भी कि यार इतने बारे में मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। ये हमारा सोशल साइट्स पर प्रोफाइल है। सवाल ये है कि हमें जानना है कि रामनिवास मलिक भाई हैं कौन एक्चुअल में, क्या क्या फैमिली बैकग्राउंड है उनका, करते क्या हैं एक्चुअल में। क्योंकि जो सोशल नेटवर्क पर है ना, वो तो ये दिखा रहे हैं कि आपके पास रेलवे का जॉब है और आपके पास मेडल्स हैं, मिस्टर इंडिया हैं, आप मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं, पर एक्चुअल में कौन है? साहिल भाई, स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी लाइफ को एक नॉर्मल वे में जिया है। हाँ जी। और सही बताऊं ना, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे ये कमाना है, वो कमाना है, इतना कमाना। मैं खुश हूँ एक मतलब मिडिल क्लास लाइफ जी के। हाँ जी। मैं, मेरी फैमिली, मैं जॉब पे हूँ, गवर्नमेंट जॉब पे, वाइफ मेरी गवर्नमेंट जॉब पे है। हाँ जी। तो हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं। हाँ, कहीं सोशल मीडिया पे थोड़ा रह गया है, मैं इतना एक्टिव नहीं रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया है। तो जिस वो बच्चों को जो भी हेल्प मेरी तरफ से पड़ेगी डाइट और सप्लीमेंट के लिए, हाँ जी। तो मैं करता भी हूँ। हाँ जी। अभी स्टार्ट किया, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। हाँ जी। तो जिसको अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह जो भी पूछना है उससे पूछ सकता है। बाकी जो मेरी लाइफ है वो एक नॉर्मल और आम, मुझे भी वही पसंद है। तो कौन कौन है आपकी फैमिली में वैसे? मेरे वाइफ है, हाँ जी। तो मम्मी पापा हैं, हाँ 2 जी। गुड़िया है मेरी, बहुत ही भैया भाभी है, तो उनके बच्चे हैं। हम इकट्ठी फैमिली में, एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हाँ, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बहुत सही भाई, क्योंकि ना ये सवाल जब हमने बताया ना लोगों को, यार हम ना बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, तो काफ़ी लोगों का सवाल है यार हमें ना इनके बारे में ऑनलाइन तो मिल जाता है सब कुछ है, पर ये बताओ पहले हैं कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे। क्योंकि ऑनलाइन मिलता है मेडल मेडल मेडल, फोटोज़ होंगे आपके जहाँ पर फुल कंडीशन दिख रही है आपकी, तो पर यही चीज़ निकल गई है। ये उनका नहीं है एक्चुअली, जो हमारा माइनस पॉइंट रहा है सोशल मीडिया हाँ का, जी। उस पर ना आना। हाँ तो जी। उसमें कई बार पानीपत के बच्चे, मैं पानीपत से हाँ हूँ, जी। तो पानीपत के बच्चे को भी ये नहीं पता कि मैं पानीपत से हूँ। अच्छा। अभी जैसे 1 महीना 2 डेढ़ महीना हुआ हमारे हाँ जी। को स्टार्ट करें इंस्टाग्राम हाँ जी। वगैरह, तो अब बच्चों को ये पता लगने लगा कि हाँ पानीपत में कोई है। पानीपत क्योंकि में कोई मेरा इतना रहा नहीं पानीपत में, हाँ क्योंकि 2006 से 11-12 तक तो मैं यमुनानगर ही रहा। अंकुर भैया के पास हाँ, थे।
अभी 3 साल से मैं गाज़ियाबाद में हूँ, हाँ जी। इंदिरापुर में, वही रहता हूँ। हाँ जी। तो इतना पानीपत में रहा नहीं, तो इसलिए थोड़ा कम जानते हैं हम लोग। तो अब थोड़ा सोशल मीडिया पे आए हाँ हैं, जी। तो करेंगे अब स्टार्ट। तो गाइस कोई सवाल पूछना हो डाइट से रिलेटेड, कोई सप्लीमेंट से रिलेटेड, तो एक्सपर्ट आपके पास हैं, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए सवाल, इनसे जानिए राइट आंसर। और गूगल पे या यूट्यूब पे जो सर्च करके आपको हो सकता है शायद सही इन्फॉर्मेशन भी मिले, हो सकता है शायद गलत इन्फॉर्मेशन भी मिले, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग अपने आप को हर कोई एक्सपर्ट बोलता है, और एक्चुअल एक्सपर्ट वो है जो कुछ करके आगे बनता है, और वो एक्चुअल एक्सपर्ट आज आपके सामने है। भाई एक लास्ट, हाँ जी, एक चीज़ और साहिल भाई, हाँ जी, शैलेंद्र, शैलेंद्र भाई, हाँ जी भाई, जैसे कि बच्चे देखते हैं ना कि भाई इंस्टाग्राम हाँ उससे, जी, सॉरी, यूट्यूब से हम हाँ नॉलेज जी, इकट्ठा कर लें, हमारे को ये सीखने को मिलेगा, हाँ वो जी, सीखने को मिलेगा। मैं उन बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ, या जो भी यूट्यूब देख के अपना मेडिसिन वगैरह जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, हाँ जी, आप मेरे को एक चीज़ बता दो, कौन बंदा ऐसा है जो 15-20 साल जिसने एक स्ट्रगल किया है और वो अपनी सारी हिस्ट्री, अपना मेडिसिन का जो भी है, आपको यूट्यूब पे दे देगा कि भाई आप ये ले लो। आप खुद ही अपने से हिसाब लगा के चलो कि अगर आपने ये चीज़ कर ली, आपने ये चीज़ सीखी है, स्ट्रगल करके सीखी है, पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन लेके सीखी है, तो वो बंदा कैसे अपनी चीज़ें इस यूट्यूब पे डाल देगा या अपने चैनल पे डाल देगा, बता देगा मैंने ये लिया, मैंने वो लिया। कोई ऐसा नहीं बताता। सब मतलब इधर से उठाया उधर से उठाया, या नॉर्मल जो होता है वो चीज़ें बताते हैं। सही अगर आपको सीखना है तो उसमें आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। एक डाइट, जितने भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल लगा रहे हैं जो भी हैं, एक डाइट, सप्लीमेंट, सबका अच्छा है, सब अच्छा बताते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप ये देखो कि आपकी बॉडी पे क्या सूट करेगा। मान ले जो मैंने बताया है, मान ले वो आपको सूट ना करे, तो आपको मतलब मैं तो नेगेटिव हो गया आपके माइंड में कि भाई इनका तो अच्छा नहीं है। तो हर बंदे की बॉडी अलग है। डाइट सीखनी है, डाइट लेके देखो, अगर आपको नहीं सूट हो रही, फिर आप दूसरी चेंज करके देखो उसकी जगह पे, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर जो आप ये एनाबॉलिक का या स्टेरॉइड का उठा उठा के आप तैयारी करते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे मेरे से छोटे हैं या बड़े हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने शरीर से ना खेलें। तो लाइफ जिंदगी जीवन एक बार ही मिलता है। अगर अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी फैमिली के बारे में सोचो जिन्होंने आपको यहाँ इतना बड़ा किया है, तो लोगों की सुन के कि यार तू तो तगड़ा हो गया है, यार तू तो मतलब कमज़ोर दिख रहा है, लोगों की सोच के अपनी बॉडी का नुकसान मत करो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक सही वे में प्रैक्टिस करें। थैंक यू भाई, आपने आज इतनी सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई जो जो आई थिंक हमारी सोसाइटी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो बच्चे जिम जाते हैं और कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई एक आखिरी सवाल है आपसे सिर्फ, कि जितने लोग इस करियर में आना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या गुरु मंत्र है ताकि वो आगे बढ़ पाएँ और आगे अपना करियर सेट कर पाएँ इस चीज़ में? शैलेंद्र भाई, सबसे पहले तो ये था कि लोग ये कहते थे कि बॉडी बिल्डिंग कोई गेम नहीं है हाँ जी, और ना इससे जॉब मिलती। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, आप यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट हैं या नेशनल मेडलिस्ट है, हाँ तो जी, अभी रिसेंटली लेटर आया है सेंट्रल का हाँ जी, कि आर्मी, ये तो इसमें पहले भी था, हाँ जी, आर्मी, एयरफोर्स, हाँ जी, नेवी, रेलवे, इनकम टैक्स, एक्साइज, इनमें बॉडी बिल्डिंग को ऐड किया गया। इनमें बॉडी बिल्डिंग को हाँ, और जो हमारे नेशनल गेम है हाँ जी, सेंटर में, हाँ तो जी, उनमें 20 गेम ऐड किए हैं इस बार। हाँ जी, तो उस 20 गेम में मतलब कि एक बॉडी बिल्डिंग भी गेम है हाँ जी, जो ऐड हुआ है। तो बहुत ऐसा अच्छा, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती। हाँ आप जी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से मेडल लो, तो जो भी जॉब है आप जब मर्जी जॉब कर लो। बल्कि मेरे पास अभी कल ही ऑफर आया हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हाँ जी, किसी भी भाई की हाँ जी, 21 एज हो और यूनिवर्सिटी में मेडल हो, तो वो गवर्नमेंट जॉब निकली हुई आर्मी की, कांटेक्ट करे, बहुत ही सही है, तो अपना स्टार्ट करे। तो ऐसा कुछ नहीं कि जॉब नहीं मिलती, बहुत जॉब मिलती है। बहुत जॉब मिलती मुझे 3 जॉब मिली हैं है, हाँ जी। बॉडी बिल्डिंग लाइन में ही। तो आपने आर्मी से आपको आया था ऑफर? आर्मी से ऑफर आया, रेलवे से? रेलवे मैंने ज्वाइन की हाँ जी, लास्ट ईयर, 2 साल पहले, हाँ जी, 2017-18 में हाँ जी, मेरा इनकम टैक्स में हुआ। इनकम टैक्स में हाँ, था, तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती। हाँ जी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे सही वे में, देखो वैसे तो बहुत घूम रहे हैं, हाँ हमने जी, ये मेडल ले लिया, हमने वो ले लिया, हमारे को जॉब नहीं मिली,
एक जो इंडिया में मैं बता दूं आपको, जो इंडिया में अप्रूव फेडरेशन है IBBF, जो चेतन पठारे सर और प्रेमचंद डोगरा सर चलाते हैं, हाँ जी, तो वही फेडरेशन अप्रूव्ड है। उसी के बेस पे सारे कंपटीशन होते हैं, उसी के बेस पे आपको वैकेंसी जो भी जॉब लेनी है उसी के बेस पे जॉब मिलेगी। और दूसरी बात, अगर आप वर्ल्ड में मेडल आते हो, मान ले वर्ल्ड में आपका गोल्ड आ गया, हाँ जी, तो आपको सेंटर की तरफ से 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो आई थिंक पहले तो कुछ भी नहीं था। आई थिंक इससे इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं। आई थिंक आज आज ये गेम उस मुकाम पर आ चुका है जहाँ पर इस गेम को उसकी उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल रही है। शैलेंद्र भाई अभी ये देखो, कम से कम 6-7 जॉबें ऐसी हैं, मतलब इंडिया पुलिस तक, मतलब 10 सेंटर की जॉब ऐसी हैं जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग गेम को उन्होंने किया है कि बॉडी बिल्डर को हमने भर्ती करना है। तो अगर 10 ऐसी चीज़ें जो हैं डिपार्टमेंट हैं, तो 10 में अगर 2 बंदों को, वो हर साल वैकेंसी 2, 3, 4 ऐसे निकलती है। अगर हम कम से कम लगा के चले कि 2 बंदों को निकाल रहे हो, तो 10-20 बंदों को हर साल नौकरी मिलेगी। बिल्कुल 20 बंदों को और जो 2-20 बंदे अच्छे होंगे तो उनको नौकरी मिलेगी। मिलेगी। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं कि जॉब नहीं मिलती, हाँ जी, बहुत अच्छा स्कोप है अब बॉडी बिल्डिंग का। हाँ जी, दूसरी बात, अगर किसी भाई को मतलब नर्वस ना हो, अगर किसी को जॉब नहीं मिलती, तो एक फील्ड ऐसी है, ये फिटनेस लाइन ऐसी है जिसमें आप कुछ भी वर्क कर सकते हो, जैसे ट्रेनिंग देना या जिम खोलना, आप अपना अच्छे से रोजगार चला सकते हो। बिल्कुल, जैसे और गेम है, वो बेचारे जॉब पे डिपेंड रहते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो हमारे लिए तो बल्कि ये अच्छी बात है कि हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। किसी बच्चे को अगर मान ले ना जॉब मिले, तो वो जिम खोल के नहीं अपना अर्निंग कर सकता है, कहीं PT दे के अर्निंग कर सकता है, कोई सप्लीमेंट शॉप खोल के अर्निंग कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है इस लाइन में, तो ऐसा नहीं है, तो आप करो अच्छे से, तो जॉब मिलती है। भाई एक लास्ट सवाल सिर्फ ये उन लोगों के लिए है, उन माता पिता के लिए जिनको आई थिंक ये गेम बहुत ऊपर तरक्की कर चुका है, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं उनको लगता है बॉडी बिल्डिंग में कुछ भी नहीं हुआ। बाकी आपने सबको बहुत अच्छा बताया अभी है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, सेंट्रल में भी है, 10 लाख रुपए भी आपको मिलता है। एक छोटा सा मैसेज उन माता पिता के लिए जिनको अभी भी लगता है कि यार ये ना गेम में आगे फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, उनके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए बस। मैं उन माता पिता को यही कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो मैं बॉडी बिल्डिंग की ना करके, आपके बच्चे का जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है ना, जिस लाइन में, जिस गेम में, या जो भी है वो करना चाहता है, आप उसे करने दें। अगर बॉडी बिल्डिंग में उसका इंटरेस्ट है, तो आप एक चीज़ देखो, अगर मान ले कहीं आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कहीं किसी को पैसे दे रहे हो, कहीं किसी को पैसे दे रहे हो, आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर दो। अगर वो अच्छी मेहनत कर रहा है तो जॉब तो वैसे ही मिल जाएगी। तो बच्चों को, अगर बच्चा करने वाला है, तो मैं सभी माता पिता को ये कहूँगा कि उनकी सपोर्ट करें। जो उनके सर्कल के हैं, जो बेचारे घर से थोड़ा कम है, या जो करना चाहते हैं, जो इतना मतलब इन्वेस्ट अपनी बॉडी पे नहीं कर सकते, जो उनके सर्कल के हैं, जो मतलब उसको हेल्प कर सकते हैं, सभी उसको हेल्प करें। और माता पिता को भी यही कहूँगा, बच्चा अगर आपका मेहनती है, तो ऐसा नहीं कि इस गेम में जॉब नहीं मिलती, बॉडी बिल्डिंग में बहुत जॉब है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे जाके मान ले आप बॉडी बिल्डिंग को छोड़ो, आप कोई भी गेम ले लो, आप 5-6 साल तो आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल 5-6 साल तो नॉर्मल है ये। बिल्कुल सही बात। ठीक है, एक ये होने के नेशनल खेलने के लिए, किसी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, नेशनल तक पहुंचने के लिए 6 से 7 साल लग जाते हैं। बिल्कुल आई थिंक लोगों को 13 साल से बिल्कुल लग जाते हैं। हाँ जी, तो अगर बच्चा अच्छी मेहनत कर रहा है, अगर वो 5-6 साल में नेशनल तक पहुंच गया है, तो मैं इससे बड़ी अचीवमेंट कोई मानता ही नहीं। इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। तो ये मैसेज था उन सब माता पिता के लिए जो लोग अभी भी इस गेम को कहते हैं कि नहीं यार ये गेम अच्छी नहीं है और आगे स्कोप नहीं है। तो आगे स्कोप ही स्कोप है, 10 लाख रुपए तक सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं इसके अंदर। तो इसी पॉइंट पे मैं वैसे ही बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, कोई सजेशन चाहिए अपनी डाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हो, तो मैं भाई का इंस्टाग्राम ID शेयर करूँगा लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे उसको अकाउंट को ज़रूर फॉलो करना। अगर कुछ सवाल उनसे ज़रूर पूछना। दूसरी चीज़ गाइस, यूट्यूब को देख करके एक्सपर्ट ना बने, एक्सपर्ट से पूछें। थैंक यू सो मच भाई, आज आपसे बहुत अच्छा लगा मिल करके, और आज आपने वो सारी चीज़ें बताई हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है जाननी। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।